अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे ऑलरेडी पार्ट 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा सब्जेक्ट है। इसमें है सेल्स ऑफ गुड का एक एक्ट है, वो हम लोग देखेंगे। इसमें क्वेश्चन आता है पेपर में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ़ द ओनरशिप इज़ ट्रांसफर्ड बाय द सेलर टू द ओनर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ प्राइस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, इफ़ द ओनरशिप, जब ओनरशिप डायरेक्टली उसी वक्त ट्रांसफ़र हो जाती है, जैसे कि एक बंदे ने कोई चीज़ खरीदी है, उसी वक्त उसी की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है, तो उसको हम कहेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। वेयर एज इफ देयर इज़ अ प्रॉमिस दैट ओनरशिप विल बी ट्रांसफर बाय द सेलर टू द बायर इन द फ्यूचर, जब कोई ऐसा उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट हो जाए कि हम लोग जी आपसे आज मैं ये वाली गाड़ी आप मुझसे बात तो हमारी होगी, पेमेंट भी हैगी, मैं पर आपको ये बेचूंगा मैं 3 महीने बाद। ठीक है, तो ओनरशिप आपको 3 महीने बाद मिलेगी, तो उस पर वो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अगर उनका कोई होगा फॉर अ प्राइस, किसी भी प्राइस के लिए, इस कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द बायर बिकम्स द फुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ना, उसमें बायर जो है ना वो फुल ओनर बन जाता है प्रॉपर्टी का। वेयर एज एन एग्रीमेंट टू सेल बायर डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। दूसरे, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल में वो बायर उसमें अपना नहीं बनता, ओनर नहीं बनता, फुल ओनर नहीं बनता, बिकॉज देयर इज़ ओनली एग्रीमेंट टू सेल। सिर्फ उनके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है कि हम ये बेचेंगे, सिर्फ ये एग्रीमेंट होता है उनके। ठीक है, पार्टीज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखें तो इसमें दो तरह की पार्टीज होती हैं। एक होता है सेलर होता है जो बेच रहा होता है, और बायर होता है जो खरीद रहा होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर कौन कौन सी टाइप्स? टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, कि लीगल डॉक्यूमेंट होता है इफ़ इट वाज स्टैम्प्ड बाय द लीगल अथॉरिटी, और ये लीगल अथॉरिटी से अगर स्टैम्प होगा तो इसको हम स्टैम्प कहेंगे। ठीक है, द स्टैम्प शोज दैट द पार्टीज आर एग्री टू टेक लीगल एक्शन इफ समथिंग हैपन लॉफुल। और स्टैम्प ये शो करती है कि अगर कोई ऐसा लीगल मतलब कुछ भी ऐसा अनलॉफुल होता है तो उसके बाद लीगल एक्शन पार्टीज ले सकती हैं। ठीक है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी स्टेट्स द टर्म्स एंड कंडीशन आइदर ऑर्डरली और रिटर्नली। ठीक है, वो जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ क्या होती हैं कि वो अपने एक्सप्रेस कर देती हैं क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टीज़ जो है अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं शेयर करती, सिर्फ वो वैसे ही सिर्फ एक उनको कह लेती हैं कि हम बेचेंगे या कुछ भी है, या वो बेच देती हैं, सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन उसमें कुछ नहीं होता। एसेंशियल्स अगर हम देखें ना तो बायर और सेलर होता है, इसमें प्राइस होती है, गुड्स होते हैं। ठीक है, प्राइस है, कोई प्राइस होगी, कोई गुड्स होंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, पोजेशन ट्रांसफ़र होती है, सेल होता है और एग्रीमेंट टू सेल होता है। देखिए, सेल जब होता है तब एग्रीमेंट टू सेल भी तो होता है ना, मतलब वो जैसी मतलब एक एग्रीमेंट उनका तभी तो हम बेचेंगे, फिर उसके बाद वो बेच देता है, अगर उसी वक्त ही हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बन जाता है। अच्छा, अब हम लोग डिफरेंट देखेंगे दोनों के दरमियान, सेल के दरमियान और एग्रीमेंट टू सेल के दरमियान क्या फ़र्क है। ठीक है, वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू बायर। ठीक है, जब एक सेलर टू बायर तो ट्रांसफर हो जाएगी तो उसका हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहेंगे। वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के ना ऑफ द सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स टेक प्लेस इन अ फ्यूचर डेट, जब कोई फ्यूचर डेट में अगर उसमें ट्रांसफ़र होना है। ठीक है, और सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, और कुछ कंडीशंस आएंगे, मतलब ये अगर तुम इसके क्लियरेंस करवा लोगे उसके बाद मैं तुम्हें बेच दूंगा, मैं इसका क्लियरेंस करवाने के बाद तुम्हें बेचूंगा, तो मतलब उसकी जो क्लियरेंस होनी है वो कंडीशन है, जैसी कंडीशन पूरी होती रहेगी आप उसे बेच देंगे, वो भी आपका एक एग्रीमेंट टू सेल होगा। नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, सेल इज़ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सेल जो होता है एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जीक्यूटेड हो चुका होता है। ठीक है, और एग्रीमेंट टू सेल एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसने उसकी जो प्रॉपर्टी है वो फ्यूचर में उसके पास होनी है, अगले बंदे के पास। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप की अगर हम बात करें, इन सेल ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स टेक प्लेस इमीडिएटली, उसकी ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप उसी वक्त हो जाती है, पर जो एग्रीमेंट टू सेल में वो बाद में होती है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क जो होता है ना, इन सेल रिस्क इज ट्रांसफर विद द ऑनरशिप। अब देखिए, जब बेच दी अगले बंदे ने, अब उसके साथ कोई लॉस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वो अगले बंदे का खाते में। ठीक है, इन एग्रीमेंट टू सेल द सेलर इज टू बियर द रिस्क ऑफ द लॉस। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, जो सेलर है ना इसने अपना लॉस लेना है। ठीक है, उसके हिस्से में लॉस आएगा, इवन दो द गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ बायर। बेशक बायर जो है ना वो अगले के पोजेशन में है, बेशक ऑनरशिप अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई ना, ऑनरशिप अगर सेलर के पास अभी तक है तो उसमें यही होगा कि वो जो अगर कोई ऐसा लॉस वगैरह हो जाता है तो सेलर नहीं वो पे करना है। ठीक है, राइट ऑफ यूसेज द बायर हैज़ अ राइट ऑफ एग्रीमेंट जो होता है ना इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बायर के पास पूरे राइट्स होते हैं। ठीक है, ही बिकम्स द सोल ओनर, वो उसका सोल ओनर बन जाता है और उसके पास सारे राइट्स होते हैं उसको यूज़ करने के। पर जो एग्रीमेंट टू सेल होता है, बायर है एंड सेलर है, वो ओनली कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। ठीक है, उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है सिर्फ, और वो जो बायर उसको अभी तक यूज़ नहीं कर सकता चीज़ को। ठीक है, टाइप्स ऑफ गुड्स में अगर हम बात करें, सेल ओनली एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड्स कैन बी सब्जेक्ट टू मैटर। ठीक है, अब सेल में यही होता है कि जो आपके पास चीज़ अभी आपके पास पड़ी है उसी की सेल हो सकती है। ठीक है, पर एग्रीमेंट टू सेल में अगर कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि चलो यार ये चीज़ मेरे पास बाद में आएगी तो मैं तुम्हें बेच दूंगा, एक एग्रीमेंट होगा कि जैसी आती जाएगी मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, जैसे दुकानदारों में हो जाता है। राइट टू सेलर अगेंस्ट बायर्स ब्रीच, अगर बायर ब्रीच कर जाता है तो राइट सेलर के क्या राइट, सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस इवन दो द गुड्स आर इन द पोजेशन। अगर होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या, सेलर कैन सू द बायर। ठीक है, बायर को अगर बायर ब्रीच कर जाता है, वो पोजेशन नहीं
ठीक है। तो बायर इफ सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस, ठीक है, उस प्राइस के लिए वो उसको कर सकता है कि यार इसने मुझसे वो लिया था, लिया ही नहीं मुझसे, ठीक है, इवन दो द गुड्स आर इन पोजेशन, ठीक है, पोजेशन उसकी अगले की अपनी पोजेशन में उसके, ठीक है, तब भी वो सेलर कैन सू द बायर फॉर द डैमेजेस इवन दो द गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ बायर, ठीक है। अब जो उसमें एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा, सेलर कैन सू द बायर, सेलर जो है ना बायर को सू कर सकता है फॉर डैमेजेस, वो उसकी प्राइस के लिए उसको नहीं करेगा, पर जो देखिए अब डिलीवरी उसने नहीं ली अगले बंदे ने, अब मतलब इसके जो एग्रीमेंट तो हो गया था, अगले बंदे ने डिलीवरी नहीं ली, उसने डिलीवरी नहीं ली, ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, बायर ने ब्रीच कर दिया, बायर ने जैसे ही वो ब्रीच कर दिया उसका कॉन्ट्रैक्ट ना, तो वो अब उस पर केस कर सकता है, सिर्फ वो जो उसके डैमेजेस हुए हैं वो उसकी कॉस्ट नहीं उससे ले सकता, उसके जो डैमेजेस हुए हैं सिर्फ दूसरे वाले में उसकी कॉस्ट भी ले सकता है। राइट्स ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर ब्रीच, अब सेलर अगर ब्रीच करता है, इफ द सेलर मेक अ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द बायर कैन सू फॉर डैमेजेस, ठीक है, बायर उससे डैमेज के लिए सू कर सकता है, एंड कैन सू द थर्ड पार्टी हु बॉट द गुड्स ऑफ दैम, ठीक है, और थर्ड पार्टी को भी सू कर सकता है जो उसके लिए वो गुड्स लेके आई थी, ठीक है। अच्छा, और जो एग्रीमेंट टू सेल है, द बायर कैन सू द सेलर फॉर द डैमेजेस एंड एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल में सिर्फ बायर को सू कर सकता है वो भी डैमेजेस के लिए, ठीक है। बायर कैन सू, बायर सॉरी सेलर को कर सकता है, सू कर सकता है बायर जो है ना सिर्फ डैमेज के लिए। राइट और रीसेल, द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स वंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज डन, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता जाता है उसके बाद सेलर उसको रीसेल किसी और को नहीं कर सकता, पर अगर एग्रीमेंट टू सेल में अगर जो बायर है वो ब्रीच कर जाता है तो अपना गुड्स किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर हैविंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स, ठीक है, सेलर के पास पोजेशन है गुड्स की और वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो बैंकरप्ट हो जाता है, ठीक है। इफ द सेलर बिकम द इंसॉल्वेंट आफ्टर सेल बट बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स, डिलीवरी से पहले द बायर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल असाइनी, अब कोई जो बंदा बैंकरप्ट हो जाता है उसका एक असाइनिंग कोर्ट बनाती है, ठीक है, जिसने उसके सारा डेप्ट देना होता है, अब वो अपने गुड्स उससे कर सकता है, वो कहता है कि यार वो मुझसे उसकी जो है ना वो गुड्स मुझसे ले, मुझे गुड्स दे दो, वो जो मेरे डिलीवरी होनी थी वो मुझे दे दो क्योंकि मेरे उसमें थे, ठीक है। इफ एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सॉल्वेंट आफ्टर द एग्रीमेंट ऑफ सेल द बायर कैन रिकवर ओनली प्राइस, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, ठीक है, और बायर क्या करेगा, अब अगर सेलर बैंकरप्ट हो जाता है तो बायर सिर्फ उसके जो असाइनी होगा ना उससे सिर्फ वो कुछ अमाउंट ले सकता है कि यार मुझे अमाउंट दे दो, गुड्स उससे नहीं मांग सकता, ठीक है, तो ओरिजिनल गुड्स नहीं ले सकता उससे। अच्छा, अब अफेक्ट की हम लोग बात करें तो सेल जो है ना, सेल इज़ अ प्रेजेंट, ठीक है, सेल इज़ अ प्रेजेंट सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रेजेंट में होता है, ठीक है, और एग्रीमेंट टू सेल जो होता है वो फ्यूचर सेल होती है, ठीक है। एग्जांपल अगर हम देखें, एक्स सेल्स इज मोटर कार टू वाई फॉर ₹70,000 इफ इट इज सेल ऑफ एंड एज ओनरशिप इज ट्रांसफर, ठीक है, ये सेल हो गई, ठीक है। एक्स एग्रीज टू सेल हिज कार टू वाई फॉर ₹7,000 आफ्टर 3 months आफ्टर द कस्टम क्लियरेंस ऑफ द कार, ठीक है, जैसे ही वो कहेगा कि कस्टम इसका टैक्स कुछ लगा हुआ है वो इसका क्लियर होता गया तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, तो मैं 70,000 में आपको बेच दूंगा, ठीक है, तो वो बात हो गई कि ये अब एग्रीमेंट टू सेल हो गया और वो दूसरा सेल हो गया। थैंक यू वेरी मच।